ये वीडियो वायरल है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, पूरी कहानी है। और इसी कहानी में है वो फॉर्मूला जो बताता है कि नरेंद्र मोदी हारते क्यों नहीं। नरेंद्र मोदी लगातार 23 साल से सत्ता में हैं। वो 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी खुद कोई चुनाव नहीं हारे हैं और उनकी अगुवाई में बीजेपी भी जीतती रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव पहला मौका था जब बीजेपी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव में उतरी और बहुमत हासिल नहीं कर सकी। हालांकि दूसरा ऐसा कोई दल या गठबंधन नहीं है जो सरकार बना सके या नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी सरकार को अस्थिर कर सके। और इसकी वजह भी है मोदी का वही फॉर्मूला जिसे वो बहुत चतुराई के साथ आजमाते हैं और विपक्ष को चारों खाने चित कर देते हैं। अब आपके लिए इस फॉर्मूले की परत खोलते हैं और दोबारा उसी वीडियो पर लौटते हैं जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया था। ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। पप्पू यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर जगह मिलेगी और पीएम मोदी उनसे बातें करते हुए खिलखिलाते दिखेंगे, ये सोचना आसान भी नहीं था। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया आने के पहले वो अपने एक्स अकाउंट पर क्या लिख रहे थे वो सब ने देखा है। पप्पू यादव ने लिखा था, प्रधानमंत्री जी पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए पूर्णिया आ रहे हैं, आपका स्वागत है। लेकिन सरकारी स्कूल शिक्षकों को आपके लिए भीड़ जुटाने के लिए बस कंडक्टर खलासी बना देना कहाँ तक उचित है। हम जानते हैं कि आपका पढ़ाई लिखाई से वास्ता नहीं है, पर बच्चों की शिक्षा और शिक्षकों के सम्मान से आपको दुश्मनी क्यों है। पप्पू यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने अब तक उनको स्वीकार नहीं किया है। इसके बाद भी पप्पू यादव खुद को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सिपाही बताते हैं। लेकिन हाल फिलहाल कांग्रेस के कार्यक्रमों में उनके साथ क्या सलूक हुआ है ये सबने देखा है। 9 जुलाई को राहुल गांधी पटना आए थे। महागठबंधन से जुड़े दलों ने बिहार बंद बुलाया था, तब पप्पू यादव को राहुल गांधी के रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया था। उन्हें धक्का देकर गिरा दिया गया और पप्पू यादव के मुताबिक उन्हें चोट भी आई। तब दावा किया गया कि तेजस्वी यादव नाराज न हो जाएं, इस डर से उन्हें राहुल गांधी के ट्रक पर आने नहीं दिया गया। बाद में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेकर पूर्णिया पहुंचे तो पप्पू यादव ने उनके स्वागत में तो जान लगाकर भाषण दिया ही, तेजस्वी यादव को भी जननायक बता दिया। हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी। लेकिन फिर भी जब 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ, तब भी पप्पू यादव को मंच पर नहीं आने दिया गया। इसकी बहुत चर्चा हुई। पप्पू यादव जिस वोट बैंक के सहारे चुनाव जीतते रहे हैं, उसे देखते हुए वो शायद बीजेपी में शामिल न हो, लेकिन पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उनके सुर जैसे बदले हैं, वो बहुत कुछ कह देता है। मोदी का यही मंत्र है, यही फॉर्मूला है। विपक्ष अपने जिस हथियार को बेकार समझता है, हाशिए पर रख देता है, मोदी उसे ही विपक्ष के खिलाफ आजमा लेते हैं। मोदी के फॉर्मूले पर बात करें उसके पहले हम आपको दिखाते हैं कि अभी से कुछ महीने पहले राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में किस अंदाज में बात कर रहे थे। जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। राहुल गांधी ये बात अपनी पार्टी के गुजरात के नेताओं के बारे में कह रहे थे। नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, करीब 12 साल। इस दौरान मीडिया रिपोर्टों में भी दावा किया जाता था कि नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को हाशिए पर धकेल दिया है। कई लोग दावा करते थे कि कांग्रेस के कई नेता नरेंद्र मोदी के लिए बैटिंग करते हैं। मोदी ने विपक्ष को कमज़ोर करने का यह फॉर्मूला गुजरात में ही तैयार किया था और जब वो सत्ता के केंद्र में आए तो भी बखूबी इसे आजमाया। मोदी के इस फॉर्मूले को कामयाब होने का मौका कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल ही मुहैया कराते हैं। पप्पू यादव अकेले नेता नहीं हैं जो राहुल गांधी के प्रति खुलकर भक्ति भाव दिखाते हैं और उन्हें बदले में भाव तो छोड़िए, एक सीनियर सांसद को मिलने वाली इज्जत तक कांग्रेसियों से नसीब नहीं होती। ऐसा ही मामला दूसरे नेताओं का भी है। आपको शशि थरूर का नाम भी याद आ जाएगा।
हाल में जब प्रधानमंत्री मोदी ने मां के अपमान का मुद्दा उठाया तब कांग्रेस के नेता बार बार याद दिलाते रहे कि मोदी ने एक वक्त किस तरह शशि थरूर की गर्लफ्रेंड को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताया था। लेकिन क्या शशि थरूर कांग्रेस के इस कैंपेन में शामिल हुए या प्रधानमंत्री मोदी से हाल फिलहाल कोई सवाल पूछा? नहीं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के सामने मोदी सरकार के पराक्रम और पाकिस्तान के पाप की कहानी सुना रहे थे। ऐसा नहीं था कि शशि थरूर हमेशा से मोदी के प्रशंसक रहे हों। वो किसी वक्त उनकी जमकर आलोचना करते थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर जब माकूल भाव नहीं मिला तब मोदी ने उन्हें ऐसा मान दिया कि वो पुरानी सारी बातें भुलाने के लिए मान गए। और क्या आपको डीके शिव कुमार याद नहीं आते? वो तो पक्के कांग्रेसी हैं। अहमद पटेल को राज्यसभा भेजने के लिए वो मोदी और अमित शाह को सीधी चुनौती दे चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं। लेकिन हाल फिलहाल वो पीएम मोदी के कान में खुसुर पुसुर करते देखे गए थे। बाद में विधानसभा में वो आरएसएस की प्रार्थना गाते दिखे। राहुल गांधी अभी शायद उस स्थिति में नहीं है कि डीके शिव कुमार के बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ कह सकें, लेकिन करीब 4-5 साल पहले कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था और पार्टी संगठन में बदलाव की मांग उठाई थी। ये मांग करने वाले सारे खांटी और पुराने कांग्रेसी थे, मसलन गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चौहान और मनीष तिवारी। उस समय पत्रकार मिलिंद खांडेकर ने एक ट्वीट किया था जो पढ़ने लायक है। उन्होंने लिखा था, कांग्रेस में लोकतंत्र की हालत तो सबको पता है, रही सही कसर राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के 23 नेताओं के बीजेपी से मिले होने की बात कहकर पूरी कर दी। इन नेताओं की बड़ी मांग पार्टी के भीतर चुनाव कराने की है। बीजेपी तो चाहेगी कि कांग्रेस वैसे ही चलती रहे जैसे चल रही है। अब आप जरा इस लिस्ट पर भी गौर करें। हिमंता बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, नवीन जिंदल, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, अमरिंदर सिंह, अशोक चव्हाण और गौरव वल्लभ। आप समझ ही गए होंगे कि ये सभी कांग्रेस छोड़कर मोदी की बीजेपी का हिस्सा बन गए। कारण क्या था, इन सब ने बताया। अब आप पूछेंगे कि क्या बीजेपी में मोदी से नाराज नेता नहीं है? बिल्कुल है। जब वो गुजरात में थे तब भी थे और अब जब वो दिल्ली में हैं तब भी हैं। मीडिया में ऐसी खबरें आती ही रहती हैं। कांग्रेस भी इस असंतोष को हवा देती रहती है। नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेताओं का नाम लिया जाता है। कीर्ति आज़ाद, शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा जैसे नेता भी हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए। पार्टी में ताकत रखने वाले कथित असंतुष्टों को मोदी सम्मान और उचित जगह देने से पीछे नहीं रहते। जो नुकसान करने की ताकत नहीं रखते उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और जो उन्हें छोड़कर गए हैं उनमें से आज कोई भी नेता इस हैसियत में नहीं है कि बयानबाजी से ज़्यादा कुछ बिगाड़ सके। राहुल गांधी ने जब पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया तो लगा कि वो भी मोदी का फॉर्मूला आजमाने की कोशिश में हैं, लेकिन ये प्रयास एक सनसनी पैदा करने से ज़्यादा नहीं रहा। अब सवाल यह है कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस, कमज़ोर इसलिए है कि उसके नेता बीजेपी से मिले हुए हैं या फिर वजह यह है कि जिन ताकतवर नेताओं को अपनी पार्टी पूछती नहीं उनके लिए नरेंद्र मोदी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। वो आज़ाद शत्रु भले ही ना हो, लेकिन वो ये ज़रूर जानते हैं कि शत्रु को सबसे ज़्यादा चोट तभी लगती है जब उस पर वार उसके ही हथियार से हो। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।